बाबूजी, आखिरकार आज हमारी कंपनी ने प्रोजेक्ट पूरा कर ही लिया। खुश होते हुए दीपक सुरेश बाबू से बोला, शाबाश, मुझे पता था तुम मेरी कंपनी को संभाल सकती हो। खूब तरक्की करो, जीते रहो। दीपक अपने पिता के कमरे में उन्हें आज कंपनी की कामयाबी की बातें बता रहा था। तभी सुधा ने आवाज दी, सुनिए, आपका खाना लगा दिया, खा लीजिएगा, कहकर चली गई। चलिए बाबूजी, कहाँ? खाना खाने। आज आपके साथ खाने का मौका मिला है, दोनों बाप बेटा मिलकर खाएंगे। अरे नहीं, तुम जाओ सुधा, मुझे यहीं दे जाती है मेरे कमरे में। चलिए ना बाबूजी, देखिए आज पता नहीं कैसे 12 बजे तक घर रुका हूँ, वरना तो 8:30 बजे तक चला जाता हूँ। और आते वक्त भी मुझे भरोसा नहीं रहता है, आपके साथ खाए जाने कितना समय हो जाएगा। अच्छा चलो भाई, कहकर सुरेश बाबू उठ खड़े हुए और खाने की टेबल पर पहुंचकर दीपक ने सुधा को आवाज दी, सुधा एक प्लेट और। जैसे ही दीपक ने खाने से प्लेट हटाई, बाबूजी की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, बुनी का रायता, महीनों बाद जीती रहो बहू। जाने कब से मन कर रहा था क्या बूंदी का रायता, मगर तो दीपक ने दूसरी प्लेट लाते हुए सुधा की ओर देखा तो वह मुँह बनाते हुए प्लेट रखकर चुपचाप निकल गई। लीजिए बाबूजी, शुरू कीजिए। बाबूजी बड़े चाव से बूंदी का रायता खा रहे थे। दीपक ने अपनी प्लेट से दूसरी कटोरी बूंदी का रायता बाबूजी की प्लेट में रख दिया। अरे तुम भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट बना है, तुम्हारी माँ रोज बनाती थी मेरे लिए, मगर उसके जाने के बाद कभी कभी बनाया करती थी बहू। अब तो महीनों बीत गए खाए। अरे तुमने अब तक शुरू नहीं किया? बस मन भर गया बाबूजी, मुझे कुछ याद आ गया, आप खाइए, मैं अभी आया। अरे ऐसे नहीं उठकर जाते खाने से, एक और लो, पहले कहते हुए बाबूजी ने जबरदस्ती दीपक के मुंह में निवाला डाल दिया। दीपक उठाओ अपने कमरे में चला दिया। पीछे पीछे सुधा भी पहुंच गई। एक कया सुधा, तुम बाबूजी को तो कया हुआ, देखो मेहनत सब तुम करो और यहाँ बैठकर हुक्म चलाए मुझसे नहीं होगा, समझे? और वैसे भी सब कुछ तुम्हारे नाम हो गया है, तो कऊ सेवा टहल से रहना ऐश करो। सुधा जी चाहता है कि मगर बेबस हूँ, पिताजी के दिए संस्कार मुझे किसी महिला पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं देती। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, मगर अब मुझे कुछ करना होगा, कहकर दीपक तेजी से कपड़े बदलकर वहाँ से निकल गया। सुधा ने 2 घंटे बाद ऑफिस में फ़ोन किया तो पता नहीं दीपक बाबू आज ऑफिस आए ही नहीं। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात ढलने की, मगर दीपक का कोई अता पता नहीं। सुधा बेचैन होने लगी। तभी दीपक की गाड़ी की आवाज़ आई। सुधा दौड़कर बाहर पहुंची तो देखा दीपक के साथ एक युवा लड़की थी और एक आदमी एक और है। वहीं कहीं दीपक की कोई सौतन तो नहीं? दीपक ऐसा नहीं कर सकता, तो इतनी रात को ऐसे जवान लड़की घर लाना, हे भगवान, ये सब क्या? दीपक सुधा की ओर अनदेखा करते हुए लड़की की उस आदमी सहित घर में प्रवेश किया। बाबूजी, बाबूजी, दीपक कहाँ था? मेरे बच्चे, पता है सुधा बहू कितनी परेशान थी, तेरा फोन भी बंद था, तू फैक्ट्री भी नहीं गया था, कहाँ गया तू? अरे लिए बूंदी के रायते का इंतजाम करने। बाबूजी बड़े गौर से दीपक की ओर देखा। ऐसे का देख रहे हो बाबूजी? ये रमा है, अपने माली काका की बेटी, मेरी बहन। याद सी के साथ यहाँ बगीचा में खेलता था। बाबूजी जानते हैं घर में बूंदी का रायता रोज बनाता है, मेरे टिफिन में रोज जाता है, मगर ऐसे लगता है आपके घर कारोबार मेरे नाम कर दिया है। बस ये भूल जाओ, आपको अपने भगवान तुल्य पिता को कैसे भूल जाऊं? कोई दिल कोई धड़कता है, कभी धड़कता है, क्या कैसे भूल जाऊं? इसलिए वकील साहब जी, दीपक बाबू लीजिए। बाबूजी, मैंने आपकी कारोबार इस घर को दोबारा आपके नाम ट्रांसफ़र कर दिया है। आज से आप इस कंपनी के घर के मालिक हैं और ये मेरी रमा, मेरी बहन, आज से आपकी देखभाल करेगी और आपके साथ रहेगी। आपको रोज बूंदी का रायता ही नहीं, आपको जो पसंद है सब खिलाएगी ना। हाँ दीपक भैया, बचपन से आपने बाबूजी के लिए क्या किया है नहीं? आज भगवान ने मौका दिया है मुझे सेवा करने का, तो मैं पीछे क्यों हटूँ? मैं पूरा ध्यान रखूंगी बाबूजी का। गलत फहमी में मत रहो। आज से हम यहाँ से घर में नहीं, सामने सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगे और रमा आपकी शादी होने तक यहाँ इस घर में रहेगी बाबू के साथ। और जब तक इसकी शादी हो जाएगी तो तब भी आखिर मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना। जानती हो सुधा, हमारी कंपनी में 100 लोग एक परिवार है। हमारी कंपनी में 100 लोगों का एक परिवार है, सब मेरी बहनें हैं। एक विदाई के बाद दूसरी आएगी, दूसरी के बाद तीसरी आएगी। ये तो अहम है ना। यही रावण में भी था, उसे प्रभु ने नहीं, उसके अहम के अहंकार ने मारा था। खैर, अपना सामान तो बांध लो, हमें तो घेर घर छोड़ना है। बाबूजी मैं सामने ही हूँ, जब भी हमारी ज़रूरत लगे तो पुकार लीजिएगा। नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। दीपक के पैरों में गिरते हुए सुधा बोली, माफ़ी मुझसे नहीं, बाबूजी से मांगो। सुधा, शायद भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ कर दे। बाबूजी मुझसे भूल हो गई।
ये मेरे वचन हूँ, आपसे आपकी कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बेशक सब कुछ आप पास रखिए, मगर मेरे अपराध की सज़ा के लिए स्वयं से दूर न कीजिए। उठ सुधा, उठो बहू, कहकर सुरेश बाबू ने सुधा को उठाकर सिर हाथ रखते हुए कहा, बेटा जानता हूँ मैं बूंदी का रायता तुम रोज बनाती हो, मगर कभी इसलिए नहीं कहा क्योंकि बेटे बहू की सुखी जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता था। वरना इतनी बड़ी कंपनी चला सकता है तो वो सब जानता है, उसके कर्मचारी क्या क्या करते हैं, क्या चाहते हैं। और आज ये जानता हूँ कि आज तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, पछतावे की गंदगी बह रही है। मैंने तुम्हें माफ़ किया तू मुझे छोड़कर जाएगा, इस घर को छोड़कर पगले। तुम दोनों मेरी सांसें हो, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगा। बाबूजी कहकर दीपक सुरेश बाबू से लिपट पड़ा। इस बड़ी शर्ट का क्या करना दीपक बाबू, फाड़ दो, बाबूजी बोले। और रमा, दीपक ने सही कहा, मेरी बच्ची, मेरी डोली यहीं से उठेगी और इस ननंद की शादी में आपकी भाभी कोई कमी नहीं रहने देगी, कहकर रमा को सुधा ने गले लगा लिया। एक वचन रचना। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।